जय बजरंगबली, आपकी सदा ही जय हो। हनुमान जी, आप सदैव अपना आशीर्वाद मेरे सर पर बनाए रखना। आपका नाम लेकर ही मैं अपना पानी पूरी का ठेला शुरू करता हूँ। आप मुझ पर अपनी कृपा यूं ही बनाए रखना। आओ आओ, बढ़िया ताजी स्वादिष्ट चटपटी पानी पूरी खाओ। ऐसी पानी पूरी आज तक नहीं खाई होगी। 10 रुपए में 20 पानी पूरी, सस्ती और खस्ता भी। आओ आओ। पानी पूरी का ठेला, लच्छू पानी पूरी वाला। मेरे ठेले के सामने एक नया ठेला लग गया। भोला पिछले कई सालों से पानीपुरी का ठेला चला रहा था। वो हनुमान जी का परम भक्त था और रोजाना हनुमान मंदिर में दर्शन करते हुए वो अपना ठेला लेकर काम पर जाता था। भोला ने अपने ठेले पर भी हनुमान जी की एक फोटो लगा रखी थी, जिस पर वो रोजाना पानीपुरी शुरू करने से पहले हनुमान जी को पानीपुरी का भोग लगाता था। भोला को ऐसा करते देख सामने नया ठेला लगाने वाला लच्छू जोर जोर से हंसने लगता है। ऐसा तो भाई पहली बार देखा है, हैं? हनुमान जी पानी पूरी खाते हैं। कैसे बेवकूफ लोग हैं जो भगवान को पानी पूरी खिलाते हैं। देखो भैया, तुम यहाँ नए आए हो, इसीलिए अपनी हद में रहो। मेरा मजाक उड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने काम से काम रखो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे कुछ भी बोलते जाओगे। ऐसा है, अब यहाँ मैं आ गया हूँ। अब मेरा पानी पूरी का ठेला ज्यादा चलने वाला है। तुझे तो मैं कुछ ही दिन में यहाँ से तेरे हनुमान जी के साथ गायब कर दूंगा, समझा? लच्छू बदमाश टाइप का आदमी था। उसके कई बदमाश दोस्त थे जो खाली समय में उसके ठेले पर आकर मौज मस्ती करते थे। लच्छू जो पानी पूरी बनाता था उसका तरीका बहुत ही गंदा था। ये बात किसी को भी पता नहीं थी। ये काम वो चोरी छुपे करता था। भोला अपनी पत्नी ममता को इस बारे में बताता रहता था। ममता, तुम नहीं जानती हो, वो नया पानी पूरी वाला लच्छू बहुत ही गंदा इंसान है। वो ग्राहकों को गंदे पानी और पुराने मसालों से बनी पानी पूरी खिलाता है। ये बात कोई ग्राहक नहीं समझता। सबको बस सस्ता दिखता है। इसी वजह से मेरे ठेले पर ग्राहकों का आना बहुत कम हो गया है। सब लच्छू के ठेले पर ही जाते हैं। सुनो जी, बेईमानी की नींव पर खड़ी इमारत की दीवारें बहुत कच्ची होती हैं। देखना, ये लच्छू ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। और आप तो अपने हनुमान जी पर विश्वास रखते हो ना, तो अपनी सारी चिंता छोड़ दो। भोला हनुमान जी का ध्यान करके सो जाता है। अगले दिन भोला जब अपना ठेला लेकर बाजार पहुंचता है तो उसके ठेले पर कुछ बदमाश आ जाते हैं। ओए, पानी पूरी खिला तो जरा, देखें तेरी पानी पूरी में कितना स्वाद है। जी अभी खिलाता हूँ, ये लीजिए। कल्लू भाई, पानी पूरी में ज्यादा स्वाद नहीं है। थोड़ा तीखा और मिला बे। मेरा दोस्त कई दिनों बाद आया है, इसे जी भर के पानी पूरी खिला। तभी 2 आदमी और आ जाते हैं और वो भी उन्हीं दोनों बदमाशों के दोस्त होते हैं। वो भी साथ में पानी पूरी खाने लगते हैं। उनमें से 2 लोग भोला के सिर पर मार मार कर बात कर रहे थे। भोला को ये सब पसंद नहीं आ रहा था। अरे आप लोग ये कैसी हरकत कर रहे हैं? खिला तो रहा हूँ, इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं। खिलाने में समय तो लगता ही है। अब आप 4, मैं 1 खिलाने वाला। चलो भाई चलते हैं, बस कर बे। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? मेरे पैसे तो दे जाओ। कौन से पैसे? अरे तुम लोगों ने जो पानी पूरी खाई है, मैं उसके पैसे मांग रहा हूँ। हमसे पैसे मांगेगा? जा, नहीं देते। बोल क्या कर लेगा? ये क्या बदतमीजी है? तुम तो गुंडागर्दी कर रहे हो। मेरी मेहनत की कमाई है, वो तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी। साले, हमसे पैसे मांगता है, अभी तुझे बताते हैं। चारों बदमाश भोला को बुरी तरह पीटने लगते हैं और उसका पानी पूरी का ठेला पूरा तोड़ देते हैं। सामने खड़ा लच्छू पानी पूरी वाला जोर जोर से हंस रहा था। और मारो, आज के बाद इसे पानी पूरी बेचने के लायक ही मत छोड़ना। आसपास से जाते हुए लोग बदमाशों से इतना डर गए थे कि कोई भी भोला की मदद को नहीं आया। बदमाश लच्छू के दोस्त थे। वो जब वहाँ से चले गए तब एक व्यक्ति ने भोला की मदद की और उसे रिक्शा पर बिठाया। भोला लहूलुहान घर पहुंचा। उसकी हालत देखकर ममता घबरा गई और उसे डॉक्टर के पास ले गई। भोला के हाथ पैरों में बहुत चोट थी। डॉक्टर ने भोला को कुछ दिन आराम के लिए बोल दिया। ममता, ये सब उस बदमाश लच्छू पानी पूरी वाले का ही किया धरा है। हे बजरंगबली, ऐसे पापियों को सजा क्यों नहीं मिलती? अब मैं काम पर कैसे जाऊंगा? भोला अभी ममता से बात कर ही रहा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। कौन है? रुको, आती हूँ। अरे रतन, तू? प्रणाम दीदी, कैसी हो? अरे ये जीजा जी को क्या हुआ? ये चोट? तू आ बैठ, पहले कुछ खा पी ले, फिर सारी बात बताती हूँ। रतन, तुम तो कभी शहर आते नहीं हो, अचानक कैसे आना हुआ? बस जीजा जी, आपसे और दीदी से मिलने का मन था और मुझे शहर में थोड़ा काम भी था। ममता का भाई रतन गांव में रहता है। उसका शहर आना बहुत कम होता है। ममता भोला के साथ हुए हादसे के बारे में रतन को बताती है, जिसे सुनकर रतन गुस्से में आ जाता है। दीदी, तुम चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूँ। मेरे रहते जीजा जी का काम कोई बंद नहीं कर सकता। कल से मैं पानी पूरी का ठेला लगाऊंगा। देखता हूँ किसमें हिम्मत है जो मुझे वहाँ से हटा दे। रतन की बात सुनकर ममता और भोला पहले तो थोड़ा घबरा जाते हैं, पर रतन उन्हें समझा देता है। अगले दिन रतन पानीपुरी का ठेला लेकर बाजार पहुंचता है। लच्छू पानीपुरी वाला भोला की जगह रतन को ठेला लगाते देख हैरान रह जाता है। ओहो, तुम कौन हो भाई, जिसमें इतनी हिम्मत आ गई जो मेरे सामने पानीपुरी का ठेला लगा लिया? मेरा नाम रतन है और भोला मेरे जीजा जी हैं।
अब से मैं उनकी जगह यहाँ पानी पूरी का ठेला लगाऊंगा। भोला के तो हाथ पैर तुड़वाकर मैंने यहाँ से हटवा दिया, अब तेरा भी यही हाल करवाऊं क्या? है हिम्मत तो मेरे ठेले को हाथ लगा कर दिखा। अभी अपने दोस्तों को फोन करता हूँ। हाँ। रतन ग्राहकों को पानी पूरी खिलाने लगता है। इतनी देर में लच्छू उन्हीं बदमाशों को बुला लेता है। ये रहा भोला का साला रतन, इसे भी इतना मारो कि ये भी खटिया पकड़ ले। अरे मेरे हाथ को क्या हुआ? मेरा हाथ एक जगह पर रुक क्यों गया है? मैं इसे मार क्यों नहीं पा रहा? मेरे साथ भी यही हो रहा है, मेरे भी दोनों पैर जमीन से चिपक गए हैं, मैं तो हिल भी नहीं पा रहा। मेरे जीजा जी को तुम लोगों ने मारा था, अब मेरा ठेला तोड़ने आए हो। अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ, ये लो। रतन उन बदमाशों को ऊपर नीचे घुमाता जाता है। वो उन्हें कभी आसमान में उड़ा देता है, कभी जमीन पर पटक देता है। रतन वास्तव में कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी थे, जो भोला की सहायता के लिए धरती पर आए थे। वो तो बदमाशों को सबक सिखाना चाहते थे ताकि वो दोबारा कभी भोला को परेशान न कर सके, और ऐसा ही हुआ। बदमाश डर कर वहाँ से भाग गए। रतन गुस्से में लच्छू के ठेले पर जाता है। उसे देखकर लच्छू घबरा जाता है और माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो रतन, मुझसे गलती हो गई। मैं आज के बाद कभी भी भोला को परेशान नहीं करूंगा। मेरा ठेला मत तोड़ना। मेरे घर में मेरी बीवी और बच्चे हैं, मैं इसी रोजगार के सहारे अपना घर चलाता हूँ। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ ऐसा सलूक नहीं करूंगा जैसा तुमने किया। मैं तो बस तुम्हें समझाने आया हूँ। हमेशा याद रखना, दूसरों से ईर्ष्या करके कुछ नहीं मिलता, अपना ही नुकसान होता है। इसलिए अपने काम में मन लगाओ, दूसरों को मत देखो, वरना पापियों को दंड देते भगवान को देर नहीं लगती। उस दिन के बाद लच्छू ने अपने काम में ध्यान लगाना शुरू कर दिया। रतन लच्छू के सामने ही ठेले पर पानी पूरी बेचता था। रतन की पानी पूरी लोगों को इतनी स्वादिष्ट लगती थी कि लोगों की भीड़ बढ़ती चली गई। रतन कुछ महीनों तक वहीं रुका। रतन ने काफी पैसे जोड़ लिए थे। वो पैसे उसने भोला के हाथ में दिए। जीजा जी, ये पानी पूरी की कमाई के रुपए हैं। अब आप इन रुपयों से अपनी एक दुकान और मकान खरीद सकते हो। मैं कल सुबह ही गांव वापस चला जाऊंगा। आपकी तबीयत में भी अब सुधार है और मेरा काम भी यहाँ पूरा हो चुका है। रतन, तुमने सचमुच मेरी बहुत मदद की है, मानो हनुमान जी ने तुम्हें मेरी सहायता के लिए भेज दिया हो। भोला की बातों को सुनकर रतन मुस्कुरा देता है। इतनी देर में ममता को एक फोन आता है। हेलो दीदी, कैसी हो? पता चला जीजा जी का एक्सीडेंट हो गया था। मैं कल सुबह माँ के साथ उन्हें देखने आ रहा हूँ। ठीक है, मैंने सोचा मैं तुम्हें बता दूं। अगर फोन पर रतन है तो सुनो जी, ये कौन है? ममता को घबराता देख हनुमान जी अपने असली रूप में आ जाते हैं। उन्हें सामने खड़ा देख भोला और ममता दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रभु, आप मेरी मदद को आए, आपकी महिमा अपरंपार है प्रभु। भोला, तुम्हें तो पता ही है, जब भी कोई भक्त सच्चे हृदय से मेरी पूजा और उपासना करता है, मैं उसकी मदद के लिए अवश्य आता हूँ। तुम मेरे सच्चे भक्त हो। हमेशा ऐसे ही ईमानदारी और मेहनत से काम करते रहना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। इतना कहकर हनुमान जी अंदर ध्यान हो गए। भोला ने उन रुपयों से एक दुकान और एक मकान खरीद लिया और अपनी पत्नी ममता के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगा। 100 साल की सास। अरे मम्मी जी, थोड़ा उम्र के हिसाब से काम किया करो। कहीं कुछ हो गया तो लोग बोलेंगे बहू ने बूढ़ी सास का ध्यान नहीं रखा। बहू, तुम भी थोड़ा कम और धीरे बोला करो। कहीं चिल्लाते हुए कभी कुछ हो गया तो वही लोग बोलेंगे 100 साल की सास भली चंगी बैठी है और बहू बेचारी चलती बनी। वैसे मम्मी जी, दादी बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। हैं? क्या ठीक बोल रही है? वो जो कुछ भी बोले वो सास है, पर तुम क्यों बोल रही हो? बहू होकर सास से जुबान लड़ाओगी क्या? ऐसा बोलते हुए निर्मला को धसका उठ जाता है। कहा था ना, मत चिल्ला मत चिल्ला। तुझे बिना सास और बहू से जुबान लड़ाए बिना शांति नहीं मिलती। अरे माँ, दादी की बात सुन लिया करो, तुम्हारे भले के लिए बोलती है ना। अरे कोई भला नहीं, इन्हें बस मुझे परेशान और शो ऑफ करने का शौक है। हाँ। चल झूठी। इस परिवार में 3 पीढ़ी की औरतें रहती है, जिनका हर समय कोई ना कोई अलग ड्रामा चलता ही रहता है, जिससे और किसी का पता नहीं, लेकिन सूरज बहुत परेशान रहता है। माँ, पियाली और दादी,
आप तीनों के पास एक दूसरे को सास बहू वाले ताने देने के अलावा कुछ काम हो या नहीं, पर मेरे पास जरूर है। इसीलिए पियाली जरा लंच ले आओ, मुझे ऑफिस भी जाना होता है। इस पर पियाली सूरज को लंच देती है और वो ऑफिस चला जाता है। जिसके बाद तीनों एक बार फिर अपनी बातों या कह लो कि नोक झोंक में लग जाती हैं। इसी में दिन बीत जाता है। रात को सूरज के साथ उसके दोस्त भी खाने पर आते हैं। पियाली, मेरे कुछ दोस्त आए हैं। सॉरी, अचानक प्लान बना तो बता नहीं पाया। तुम जल्दी से डिनर बना दो ना। अरे वाह रे आलसी माँ की आलसी बेटी, पहले बिना बताए दोस्तों को घर ले आओ, फिर बोलो जल्दी से डिनर बना दो। इतनी जल्दी है तो खुद बना लो। अरे माता, सब बाद में दिखा देना, अभी खाना बना दो ना प्लीज। ऐसा बोल के सूरज दोस्तों के पास जाकर बैठ जाता है और पियाली डिनर की टेंशन में अपनी सास के पास पहुंच जाती है, जो अपने कमरे में आराम कर रही होती है। मम्मी, सूरज अचानक दोस्तों को घर ले आए हैं, क्या करूं अब? कुछ ऐसा बताओ ना जो जल्दी बन जाए और सर्व करते हुए भी अच्छा लगे। अरे रेस्टोरेंट से मंगा ले, दोबारा परेशान मत करना, सोने दे मुझे। इतने में दादी सास भी वहां आ जाती है। वाह, आलसी का आइडिया भी उसी की तरह बेकार है। कोरोना में बाहर से खाना मंगाएंगे। बहू, तुम सो ही जाओ, वही काम अच्छे से कर सकती हो। चल पियाली, मैं बताती हूँ क्या करना है। इस पर दादी सास पियाली के साथ मिलकर सारे मेहमानों के लिए खाना बनाती है, जिससे उन्हें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और सबका पेट भी भर जाता है। दादी के इस आइडिया से पियाली और सूरज बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। दादी, क्या यही खाना आपकी इस उम्र में इतना एक्टिव रहने और एंडलेस लाइफ का राज है? वैसे दादी ने आज तक राज किसी को बताया नहीं। इन्होंने ससुर जी तक को नहीं बताया, तभी तो वो ऊपर पहुंच गए और ये अभी तक यही है। तेरी सास मेरे ऊपर पहुंचने का ही इंतजार कर रही है, पर इस आलसी का ये सपना पूरा नहीं होने वाला। क्यों जी, अमर होने का वरदान लेकर आई हो क्या? अमर का पता नहीं, पर लगता है तुझसे लंबा जरूर जी लूंगी। इससे पहले कि दोनों सास बहू में कोई बहस शुरू होती, पियाली बीच में बोल पड़ती है। ठीक है, आप दोनों लड़ क्यों रही हैं? हम तो चाहते हैं कि आप दोनों हमारे साथ हमेशा रहें। पियाली की बातों पर दोनों शांत हो जाते हैं और उनकी लाइफ पहले जैसे चलने लगती है, जहां दादी सुबह जल्दी उठकर कुछ न कुछ काम करते हुए पूरा दिन बिताती है, तो वहीं निर्मला और पियाली लेट उठने से लेकर धीरे धीरे आलस में काम करना और जब मर्जी सो जाने से अपना दिन बिताती हैं। एक दिन निर्मला की सहेली उनके घर आती है। अरे क्यों रे निर्मला, कैसे चल रही है जिंदगी? सब बढ़िया, बस ये बुढ़िया ऊपर जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। अरे ऐसा क्यों बोलती हो? तुम्हें तो उनसे सीखना चाहिए, वो बहुत फुर्तीली हैं। मैं उन्हें रोज मॉर्निंग वॉक करते हुए देखती हूँ, और वहीं तुम और तुम्हारी बहू है जिन्होंने शायद सुबह का सूरज आज तक देखा ही नहीं होगा। सहेली की बात सुनते ही निर्मला भड़क कर चिल्लाते हुए पियाली और अपनी सास को वहां बुलाती है, जिनके साथ सूरज भी वहां आ जाता है, और ये सब देख सहेली वहां से चली जाती है। अरे सासू माँ, आपको हमसे क्या दिक्कत है? अब तो मेरी सहेलियां भी आपकी वजह से मुझे ताने देने लगी हैं। मम्मी जी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आप इग्नोर करो ना। अच्छा, वैसे महारानी, वो तुम्हें भी वही सब बोल रही थी? है? मैंने क्या किया? अरे किलस क्यों रही हो? अब तो समझो और अपना लाइफस्टाइल सुधारो। ओ मोरी मैया, अब हमारा लाइफस्टाइल भी खराब हो गया क्या? आपका तो हाई फाई है ना, बस उतना ही ठीक है। तुम लोग हमेशा पूछते हो ना
कि मेरी इस उम्र और अभी भी इतने एक्टिव रहने का राज क्या है, तो वो ये लाइफ स्टाइल ही है जिसे हाई फाई नहीं पर सिंपल कहते हैं। दादी, अब कहना क्या चाहती हो? यही कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत किताबें पढ़ी हैं, जिनमें एक किताब से मुझे ये समझ में आया कि हम कितने गलत तरीके से जिंदगी जीते हैं। उसी के बाद मैंने एक अच्छे जीवन के लिए इकिगाई रूल अपनाया, जिसका मकसद तो सिर्फ अच्छा जीवन जीना था। इतना लंबा कैसे जी गई मुझे खुद अचंभा होता है। ओह, तो मतलब आप मुझे परेशान नहीं करती थी? वो तो आप करती हैं। वैसे ये इकिगाई क्या है? थोड़ी रिसर्च खुद भी कर लो आलसियों, सब मैं ही बता दूं क्या? सास बहू का लिव इन रिलेशन। नेहा खुले विचारों वाली लड़की थी। अरे नेहा, क्या दिन में सोती है? ससुराल में ऐसा नहीं चलेगा, वहां तो काम करना पड़ेगा। काम जितना काम होगा कर लूंगी माँ, पर अगर कोई ये कहे कि सारा आराम छोड़कर सिर्फ काम ही करना है तो ना भी ना, मुझे नहीं करनी शादी। अरे कैसी बात कर रही हो? अच्छा चलो जाकर नहा लो, मैं नाश्ता लगा देती हूँ, फिर तुम्हें कॉलेज भी तो जाना है। नेहा कॉलेज के लिए निकल जाती है। वो सोचने लगती है कि ससुराल में वो कैसे मैनेज करेगी। क्या हुआ नेहा, परेशान लग रही हो? अरे यार, तू तो मुझे जानती है ना, मुझे अपनी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, लेकिन लग नहीं रहा लोग मानेंगे। यार कहीं मेरी शादी ऐसे घर ना हो जाए जहां मेरी जिंदगी ही नरक हो जाए। अरे मैंने ना कल एक इंग्लिश फिल्म देखी थी, उसमें भी कुछ ऐसी ही समस्या थी हीरोइन की। अच्छा, तो फिर क्या किया उसने? उसने तो अपने होने वाले पति से साफ साफ कह दिया कि वो पहले उसके घर कुछ दिन तक बिना शादी के रह कर देखेगी, और अगर ठीक लगा तो ठीक, वरना तेरे मेरे रास्ते अलग। अरे हाँ यार, ये तो बिल्कुल सही आइडिया दे रही है तू मुझे। चल मैं तो चली, थैंक्स यार, तूने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। ये बोलकर नेहा खुशी खुशी वहां से निकल जाती है, लेकिन पीछे से उसकी सहेली कहती है, अरे नेहा, नहीं नहीं कुछ नहीं सुनना मुझे। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। हे भगवान, पूरी बात सुने बिना ही चली गई। अरे वो तो विदेशी फिल्म थी, वहां सब चलता है, लेकिन ये तो भारत है, सभ्यता और संस्कारों वाला देश, जहां शादी से पहले लड़की को ससुराल में नहीं रखा जाता। खैर, नेहा मस्त होकर घर आती है। नेहा, कल तुझे लड़के वाले देखने आने वाले हैं, और हाँ, इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ हाँ, आने दो, मैं तैयार हूं शादी के लिए। अगले दिन लड़के वाले आते हैं, जहां लड़का कहता है, मुझे अकेले में लड़की से कुछ पूछना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, जाओ नेहा, घर तो दिखा दो इन्हें। नेहा भी खुश हो जाती है कि उसे मौका मिल गया है लड़के से अपनी शर्त रखने का। देखो, मुझे ना शादी से बहुत डर लगता है, पता नहीं कैसी लड़की आए, तालमेल बना पाए कि नहीं मेरे परिवार से। मैंने कई घरों में रोज का क्लेश होते देखा है। तुमने तो मेरे दिल की बात कर दी। मैं भी यही सोच रही थी कि भाई सास तो अच्छी होनी चाहिए, पति सपोर्ट करे ना करे, रहना तो पूरे दिन सास के साथ है। लेकिन मेरे पास ना इसके लिए एक बहुत अच्छा आइडिया है। अच्छा, कैसा आइडिया? क्यों ना शादी के पहले मैं कुछ दिनों तक तुम्हारे घर आकर रह लूं, तुम लोग मुझे समझ लेना, मैं तुम लोगों को समझ लूंगी, ठीक लगा तो शादी, वरना टाटा बाय बाय। क्यों? लड़के को नेहा की बात में दम लगता है। वो घर के सभी लोगों के सामने नेहा की बात रखता है। अरे पागल हो गई है क्या? ये कैसी शर्त है? अरे शादी से पहले मैं क्यों तुझे किसी और के घर भेजूंगी रहने? अरे लड़की के ख्याल तो 20 साल आगे के हैं, इतनी भी खुले विचारों वाली लड़की नहीं चाहिए हमें। अरे माँ, क्या बुरा और गलत बोल रही है ये?
रहना तो हम दोनों का है ना। कल को कोई परेशानी आई तो तुम सब तो ये बोलकर निकल जाओगे कि जिंदगी तुम लोगों को ही निभानी है। तुम लोगों को जो करना है करो। तब क्या करूंगा बताओ? सबके समझाने पर वो लोग मान जाते हैं। वाह, मैं 2-3 दिनों में पैकिंग कर लूंगी तो आकर मुझे ले जाना। और नेहा पहुंच जाती है विशाल के घर। आओ आओ, ये रहा तुम्हारा कमरा। इस घर में तुम एज अ गेस्ट रहो, लेकिन माँ तुम्हें बहू की तरह ही ट्रीट करेंगी और तुम भी उन्हें सास की तरह ही रखना। बस फिर क्या था, शुरू हो जाता है लिव इन सास बहू का ड्रामा। अरे चाय तो बना दे बहू। जी सासू माँ, अभी लाई। नेहा चाय लेकर आती है कि बस चाय लेकर आई हो, इसके साथ पकोड़े भी ले आती। लेकिन आपने तो बताया ही नहीं कि आपको चाय के साथ पकोड़े भी चाहिए। हाँ हाँ, अब तो पता चल गया ना। रात को खाना खाने के बाद नेहा किचन में खटर पटर कर रही होती है। क्या हो रहा है वहां नेहा? माँ जी, मैं ना रात को अदरक वाली चाय पीकर सोती हूँ, ये मेरी आदत है। अच्छा, तो जरा मेरे लिए भी बना देना। दोनों सास बहू रात को चाय पीती हैं। अगले दिन नेहा, मैं मंदिर जा रही हूँ, मेरी साड़ी निकाल कर बेड पर रख दे। नेहा सास के लिए साड़ी निकाल कर रख देती है। वो देखती है कि उसके आने के बाद से सास ने घर का कोई भी काम करना छोड़ दिया है। यार मैं क्या करूं? ऐसा ससुराल तो मुझे नहीं चाहिए था जिसमें मैं ही सारा काम करूं। मैं तो ऐसा घर चाहती हूं जहां सास और बहू दोनों मिलकर किचन में काम करें। हे भगवान, रात को चाय पी ली, पेट में गैस बन गई, अब तो चला भी नहीं जा रहा है। मुझे तो ऐसी बहू चाहिए जो हेल्थ के प्रति कॉन्शियस हो, क्योंकि वो ठीक रहेगी तभी तो मैं ठीक रहूंगी। दोनों समझ जाती हैं कि वो लोग एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। अगले दिन नेहा, जरा चाय तो ले आना। नेहा चाय के साथ चिला भी बनाकर ले आती है। सास खा पीकर सो जाती है। अगली सुबह तेरी बुआ सास आ रही है, उसे मैंने तेरे बारे में बताया है। तभी वहां गंवार से एक महिला आ जाती है। चलो यहां से निकलो, कुछ नहीं है खाने के लिए, जाओ। ए नेहा, तमीज से बात करो, ये मेरी ननद यानी आशीष की बुआ है। हाय रे दैया, इतनी आकड़ वाली लड़की। अरे यही है ना जो शादी से पहले ही आकर बस गई है यहाँ पर। बस नहीं गई हूं, बसना है या नहीं ये डिसाइड करने आई थी। लेकिन इन लोगों के रिश्तेदार इतने गंवार हैं तो मैं तो ना कर रही इस घर में शादी। और भाभी, और क्या कमी थी हमारे आशीष में जो आपने ऐसी लड़की की शर्तों को मान लिया? अरे वो तो आशीष के कहने पर मैं झुक गई, वरना ऐसी लड़की को तो मैं घर में घुसने भी ना दूं। ए हेलो, ऐसी लड़की कैसी लड़की? हाँ, बिना समझे बुझे शादी कर लूं? अब तो समझ गई ना कि हम लोग गांव के हैं। भाभी को खाट पर सोना और रिश्तेदारों का गांव से आना जाना तो लगा ही रहना है इस घर में। हाँ हाँ, मैं तो किसी मॉडर्न घर में शादी करूंगी। ये बोलकर नेहा वहां से चली जाती है। अपने घर में आकर नेहा कहती है, ना मां ना, लिव इन में रहकर देख लिया, ये गांव के लोगों का कोई भरोसा नहीं है। खैर, नेहा की शादी एक मॉडर्न घर में हो जाती है जहां सास कहती है, हे नेहा, मैं टेनिस खेलने जा रही हूं, आओ तो जूस बनाकर रखना, और हाँ, वॉलनट्स और ओट्स भी बना लेना। जी माँ। माँ मॉम बोलो डार्लिंग, माँ इज ओल्ड फैशन। बेचारी नेहा सर पर हाथ रख लेती है। हे भगवान, ये सास तो सास ही होती है, गांव की हो या शहर की। बाईस मार्च से 1 वीक के लिए इंडिया में कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं लैंड करेगी।
क्या? तुझे कैसे पता? हेलो ऐप से। देख, ये है हेलो ऐप। जैसे ही आप हेलो ऐप डाउनलोड करते हो, उस पर सर्च बार में हेलो ट्रेंड्स मिलेंगे, जिसमें सभी ट्रेंडिंग न्यूज, वीडियोस, आर्टिकल्स मिलेंगे। उससे आप डे टू डे इन्फॉर्मेशन से अपडेट रह सकते हो। ये तो बहुत अच्छा ऐप है। मैं अभी डाउनलोड करके खुद को अपडेट करती हूँ। सुगंधा और उसकी सास कांता के बीच एक अजीब सी जंग रहती थी। ये जंग थी किचन में कौन ज्यादा अच्छा काम करेगा और घर के सदस्यों के दिल जीतेगा। और उनकी इस जंग में हमेशा कुर्बान होते थे उनके दोनों पति। कैसे? आइए देखते हैं इस किचन पॉलिटिक्स की कहानी में। एक दिन किचन में, माँ जी, आज मैं बना रही हूँ मेथी की सब्जी। इस खाने से घर वालों के पेट की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। और मैं बना रही हूँ तड़के वाली छाछ, जिसे पीते ही गैस की समस्या कभी नहीं होगी। दोनों अपने अपने खाने को लेकर टेबल पर पहुंच जाती हैं। तभी सुगंधा के ससुर उसकी बनाई सब्जी की तारीफ कर देते हैं। अरे वाह, मेथी की सब्जी भी बनी है, बड़ी ही स्वादिष्ट है। वाह बहू वाह। अरे बहू, लेकिन इसमें इतनी सारी मेथी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? देखिए माँ जी, ये तो वो मेथी है जो आप रात में भिगोकर सुबह उसका पानी पीती हैं, और जो मेथी फेंक देती हैं, उसी से मैंने ये सब्जी बनाई है। अरे वाह बहू, तुमने तो बड़ा ही समझदारी का काम किया। बस अब क्या था। कांता जी का तो मानो ये सुनकर खून ही सूख गया। वो फैसला कर लेती है कि किसी भी तरह वो अपने खाने की तारीफ लेकर ही रहेगी और सुगंधा को किचन में उसकी कमियां गिनाएगी। कांता फ्रिज खोलकर देख रही होती है और फिर सुगंधा से कहती है, अरे बहू, ये क्या, पूरा फ्रिज गंदा पड़ा है। तभी वहाँ सुगंधा का पति आ जाता है। वो सुगंधा को डांट कर कहता है, सुगंधा, तुम्हें कितनी बार कह रखा है कि वायरस फैल रहा है, साफ सफाई का पूरा ख्याल रखना है, लेकिन तुम किचन में इतनी गंदगी रखोगी तो कैसे चलेगा। सुगंधा सास की तरफ देखती है, जहाँ वो मुस्कुरा रही होती है। सुगंधा समझ जाती है कि सास ने उससे बदला लेने के लिए ये सब किया है। दोनों रात के खाने की तैयारी में लग जाती हैं। दोनों ना एक दूसरे की तरफ देखती हैं और ना ही एक दूसरे से बातें करती हैं। रात को खाने की टेबल पर एक एक कर दोनों कई तरह के अलग अलग व्यंजन टेबल पर लगा देती हैं और अपने अपने पति के पास जाकर खड़ी हो जाती हैं। अरे खाइए जी खाइए, मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है। प्लेट में वो खाना डालती हैं। सुगंधा भी दोनों की प्लेट में खाना डालते हुए कहती है, बड़ी ही मेहनत लगी है इस खाने को बनाने में। हाँ, दोनों को ना चाहते हुए भी सारा खाना खाना पड़ता है। कहीं दही तो कहीं मलाई तो कहीं मसाला। और इन सब के बाद दोनों बड़ी ही मुश्किल से अपने कमरे में सोने जाते हैं। लेकिन अगली सुबह सुगंधा का पति चिल्ला रहा होता है, हाय रे, हाय मेरा तो पेट खराब हो गया, हाय माँ बहुत दर्द हो रहा है। तो वहीं कांता के कमरे से भी कुछ ऐसी ही आवाज आने लगती है। हे भगवान, इस सास बहू की लड़ाई हमारी जान लेकर रहेगी। जाओ कोई डॉक्टर को बुला कर लाओ। डॉक्टर आते हैं। दोनों को देखकर कांता और सुगंधा से कहती हैं, देखिए, आप दोनों इन्हें खाने में हल्का ही दीजिएगा। हो सके तो रात का खाना जल्दी खाया करे और वॉक किया करे। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद एक बार फिर से दोनों बहुएं किचन में जाती हैं और खाना बनाने में लग जाती हैं। रात में खाने के टेबल पर दोनों एक बार फिर से खाना लगाने लगती है। पापा जी, मैंने ये पतली मूंग की दाल की खिचड़ी के साथ ये पापड़ और पुदीने की चटनी भी बनाई है। अरे बहू, अभी अभी बेचारे पेट की बीमारी से गुजरे हैं। इतना भारी खाना तो डॉक्टर ने भी मना किया है ना। देखिए, मैंने आप दोनों के लिए सूप बनाया है। और दोनों उन लोगों की प्लेट में खाना डालने लगती हैं। तभी दोनों एक साथ बोल पड़ते हैं, बस करो, हमें माफ करो, हमें नहीं खाना इस घर में, ना खिचड़ी और ना ही सूप। हम इंसान हैं, एक वक्त में एक ही खाना खा सकते हैं। बस करो, हमें माफ करो, हमें नहीं खाना इस घर में, ना खिचड़ी और ना ही सूप। हम इंसान हैं,
एक वक्त में एक ही खाना खा सकते हैं। इतना कहकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। कहानी का अंत। आप लोग उम्मीद कर रहे होंगे कि अंत में सब ठीक हो जाएगा। नहीं जनाब, अगर सास बहू के बीच सब ठीक हो जाए तो आप ये सीरीज देखे ही क्यों? तो मजा लीजिए इस चैनल में सास बहू से जुड़ी कहानियों का, क्योंकि ये ऐसा रिश्ता है जिसकी मिठास उसकी खटास में हमेशा ज्यादा ही रहती है। सास बहू का रिश्ता। निधि और उसकी सास के बीच हमेशा किसी न किसी बात पर अनबन छिड़ी ही रहती है, जिसके चलते दोनों कभी एक दूसरे को समझने और प्यार करने की कोशिश तक नहीं करती। अरे मेरे तो भाग ही फुट गए जो ऐसी बहू मिली। हाय, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। भगवान, या तो अच्छी सास दे देता या फिर गूंगी। इन्हें मेरे सिर बिठाकर कौन से जन्म का बदला ले रहे हैं भगवान? क्या बोली? वही जो आपने सुना। इतनी बड़ी हो गई कि सास से जुबान लड़ाती है। अरे यही सीख कर आई है क्या मायके से? अरे नहीं नहीं, उसके लिए तो ससुराल ही काफी है। मेरी सास ने मुझे बहुत अच्छे से जुबान लड़ाना सिखाया है। हाँ। सास बहू की तीखी नोक झोंक चल ही रही होती है कि दीपू वहां आ जाता है। रिश्ता करते हुए पति पत्नी की जगह सास बहू की कुंडली मिलानी चाहिए, क्योंकि अगर सास बहू का रिश्ता अच्छा नहीं तो उनका पता नहीं, पर पति की जिंदगी तो पक्का झंड है। मुझे अपने सामने कोई झगड़ा नहीं चाहिए। बस करो दोनों। दोनों शांत होकर अपने अपने काम में बिजी हो जाती हैं। दीपू ऑफिस चला जाता है, जिसके थोड़ी ही देर में दीपू की बहन कल्पना का फोन आता है। अरे कैसी है रे बेटा? ससुराल में सब बढ़िया है ना? कोई तुझे परेशान तो नहीं करता? सास की बात सुनकर पास खड़ी निधि हंसकर कहती है, अरे वाह रे ऊपर वाले, खुद बहू को शांति से सांस भी नहीं लेने देती और बेटी से पूछ रही है कोई परेशान तो नहीं करता? अरे मेरी बेटी तुम्हारी तरह नाकारा और बदतमीज नहीं है, इसलिए उससे पूछना बनता है। तो उनकी सास भी आपकी तरह नहीं होगी, इसीलिए उन्होंने कुछ बोला नहीं। और इसी के साथ एक बार फिर दोनों सास बहू के बीच तानों का युद्ध शुरू हो जाता है। फिर कल्पना कुछ देर तक तो फोन पर सुनती रहती है, पर जब दोनों चुप होने का नाम तक नहीं लेती तो वो चिल्लाते हुए बीच में बोलती है, अरे बस करो, यहाँ फोन कान पर लगाए जब मुझसे आप दोनों की बातें सुनी नहीं जा रही तो मेरा बेचारा भाई न जाने किस हाल में होगा। अरे ये सब तेरी भाभी की वजह से है बेटा। तो माँ, आप भी कुछ कम नहीं है। आप दोनों को ही अपना रिश्ता सुधारने की जरूरत है। मैं एक बाबा को जानती हूँ जो रिश्ते सुधारने में एक्सपर्ट हैं। आप दोनों उनके पास जाइए। ना जी ना, मैं ऐसे ढोंगी बाबा में नहीं मानती। देखा, कहा था ना। अरे ये तो हमारे घर में शांति चाहती ही नहीं है। भाभी, एक बार ट्राई करके तो देख लो। इस पर निधि मान जाती है और अगले ही दिन दीपू के ऑफिस जाने के बाद दोनों बाबा के पास पहुंच जाती हैं। सास बहू के बीच रिश्ता कुछ ज्यादा खास नहीं है। हर समय तू मैं चलती रहती है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही। आप तो बहुत ज्ञानी है बाबा जी। तो पाई सुनो, बहू को साफ और सच्चे मन के साथ सास को 12 लाल और 12 हरी चूड़ियां भेंट करनी है। मतभेद अपने आप कम हो जाएंगे। बाबा का उपाय सुन अगले दिन निधि सास को चूड़ियां भेंट कर देती है, लेकिन इससे भी उन दोनों के बीच कुछ सही नहीं होता। अरे पक्का इसने ही किलस कर चूड़ियां दी होंगी, तभी कुछ नहीं हुआ। दोनों दोबारा बाबा के पास जाती हैं। कुछ नहीं होता। तो दूसरा उपाय सुनो। सुबह सूरज निकलने से पहले ही घर की सफाई कर सारा कूड़ा घर से बाहर कर ठंडे पानी से स्नान करना है। इससे दोनों के बीच रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। अरे इतनी जल्दी मम्मी जी ही उठ सकती हैं? ये आपको ही करना पड़ेगा। मैं अकेली तो लड़ाइयाँ नहीं करती ना। बाबा का उपाय मानते हुए अगली सुबह से सास जल्दी उठ सूरज निकलने से पहले घर की सफाई कर ठंडे पानी से नहाने लगती है। ये सब कुछ दिन तक चलता है।
जिससे अभी भी दोनों के रिश्ते तो नहीं सुधरते, पर सास की तबीयत खराब होने लगती है। अब लगता है आपने मन से काम नहीं किया होगा, तभी तो रिश्ता वैसा का वैसा पड़ा है और तबीयत खराब हो गई। अरे सही कहती थी तुम, कल मुहा ढोंगी बाबा। देर आए पर दुरुस्त आए। चलो आराम करो आप। अब निधि बाकी काम छोड़ सास की सेवा करने लगती है। अपनी पत्नी और माँ में ऐसा बदलाव देख दीपू बिल्कुल हैरान रह जाता है। अरे कहीं बाबा ने कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया? मेरी माँ और पत्नी इतना घुल मिल कर तो नहीं रहती। ओहो सरकज़म। बस बस अब जाओ और अपना काम खुद कर लो, मुझे मम्मी जी का ख्याल रखना है। निधि की बात सुन हैरान दीपू बस उन्हें देखता रह जाता है और निधि सास का ध्यान रखने में लगी रहती है। इसी तरह दिन बीतते हैं और निधि आधे से ज्यादा समय सास के साथ बिताने लगती है, जिस वजह से उन दोनों का रिश्ता पहले से अच्छा होने लगता है और वो एक दूसरे को समझने लगती है। बहू, मैं सोचती हूँ एक बार उसे ढोंगी बाबा के पास जाना चाहिए, उसे सबक सिखाने के लिए। अरे पर मम्मी जी उसकी क्या जरूरत है, हमारे घर में सब ठीक है, फिर वो कुछ भी करे हमें उससे क्या। दोनों के बीच ये बात हो ही रही होती है कि तभी बाबा कल्पना के साथ उनके घर आ जाते हैं। माँ, बाबा आप दोनों से मिलना चाहते थे, इसलिए मैं उन्हें यहाँ ले आई। अरे पर हमें इस ढोंगी बाबा से नहीं मिलना। हाँ, मेरी बहू बिल्कुल सही कह रही है। जो कुछ समय पहले एक दूसरे को मारने को चलती थी, आज एक ही लय में बात कर रही है। आपको अपने रिश्ते के लिए किसी बाबा के नहीं, अपने आप की जरूरत होती है। रिश्ता सुधारने के लिए जरूरी है कि सास बहू को अपनी बेटी और बहू सास को अपनी माँ जैसा समझे और प्यार दे। उपाय तो बस एक तरीका है लोगों को समझाने का कि असली उपाय उनके पास ही है, आपको बस उन्हें समझना है। पायल एक खुले मिजाज की जिंदा दिल लड़की होती है, जिसे उसके पापा ने फुल्ली सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने के लिए सब कुछ सिखाया हुआ होता है। एक शाम पायल अपनी बाइक पर सीटी बजाते हुए कॉलेज से घर वापस पहुंचती है, जिसे देखते ही उसकी मम्मी गुस्से में पूरा घर सिर पर उठा लेती है। आ गई महारानी, बहुत बोलते थे मैं अपनी बेटी को सब कुछ सिखाकर दुनिया में मजबूती से खड़े रहना सिखाऊंगा, साथ में बेटी को लफंडर बनना भी सिखा दिया, ये नहीं बताया। क्या हुआ आज ये कुकर इतनी सीटियां क्यों मार रहा है? सीटी, सारी फसाद की जड़ तेरी वो बाइक और सीटी है, उन्हीं से लड़के छेड़ती है ना तू। हाँ, ये तो गलत है, मुझे बताए बिना ही लड़का छेड़ दिया। हाय तौबा, ये कैसा पति और बेटी मिले हैं मुझे। अरे मम्मी यार तुम ओवर एक्टिंग बंद करो, और मैंने कोई लड़का नहीं छेड़ा पापा। शिट यार। अच्छा मम्मी, आप पहले मुझे ये बताओ कि आपको ये सब बेकार बातें बताता कौन है? अच्छा, तूने कोई लड़का नहीं छेड़ा? अरे वही शर्मा आंटी, वही बताती रहती है, पर उसकी खबर तो मैं खुद ले लूंगी। अच्छा मेरी प्यारी बेटी थक गई होगी ना, जा जाकर आराम कर बेटा। अचानक मम्मी को गर्म से नरम होते देख के पायल और उसके पापा कंफ्यूजन में एक दूसरे को देखने लगते हैं। आंखों से कुछ इशारे होते हैं और पायल वहां से चुपचाप चली जाती है, जिसके बाद रात को घर में सबके सोने के बाद दोनों पापा बेटी छत पर मिलते हैं। क्या खबर लाए हो? अरे तुम्हारी मम्मी तो हमसे भी तेज निकली, कोई खबर नहीं मिली। क्या यार पापा, पता नहीं अब मेरी मदर इंडिया कौन सा बम फोड़ेंगी। इसी के साथ दोनों अपने कमरे में वापस जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह पायल जैसे ही कॉलेज जाने के लिए तैयार होकर कमरे से बाहर निकलती है तो उसकी मम्मी उसे लड़के वालों के सामने ले जाकर खड़ा कर देती है। जी, ये है मेरी बेटी पायल, थोड़ी चंचल है लेकिन बहुत नेक दिल और होशियार है। देखते ही देखते कुछ घंटों में पायल
और शुभम का रिश्ता पक्का हो जाता है, जिसके कुछ दिनों बाद पायल शादी कर अपने ससुराल पहुंच जाती है। सोचा था मम्मी कोई बम फोड़ेंगी, पर उन्होंने तो सीधा मुझे उम्र कैद की सजा ही दे दी। बहू, अब उम्र कैद समझो या बम, रहना तो यही है, निभाना यही है, इसलिए छिछोरी हरकतें बंद करनी होगी। है? ये आप क्या बात कर रही हो? मैंने क्या किया? इतने मासूम ना बनो, मुझे तुम्हारे कारनामों के बारे में सब अच्छे से पता है। ऐसा बोलकर सास तो वहां से चली जाती है, लेकिन पायल सोच में पड़ी वहीं खड़ी रह जाती है, जिस पर शुभम उसके पास आता है। तुम मम्मी की बात का बुरा मत मानना, वो पड़ोस वाली आंटी ने उन्हें तुम्हारी बाइक चलाना, सीटियां बजाते हुए घूमना, बेधड़क सबसे बात करना वगैरह जैसी कुछ बातें बता दी है, जिसे सुनकर उन्हें गुस्सा आ गया है। पर फिक्र मत करना, धीरे धीरे साथ रहने से वो भी ठीक हो जाएंगी। थैंक्स फॉर योर कंसर्न, बट आई डोंट केयर। पायल सीधा अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह कॉलेज जाने के लिए तैयार हो सीटी बजाते हुए कमरे से बाहर निकलती है, जिसे देख सास गुस्से से तिलमिला उठती है। महारानी, शादी के अगले ही दिन ये हीरोइन बनकर कहाँ चल पड़ी? और ये लफंगों की तरह सीटियां बजाना बंद करो। ये हमारा घर है, कोई सड़क नहीं जहां तुम आवारागर्दी करती घूमो। मम्मी जी, सीटी बजाने और कंफर्टेबल कपड़े पहनने से लोग कब से आवारा बनने लगे? इसी के साथ सास बहू का युद्ध शुरू होने ही वाला होता है कि शुभम वहां पहुंच जाता है। माँ, उसका कॉलेज है इसलिए ऐसे तैयार हुई है। और पायल, तुम भी माँ को समझने की थोड़ी कोशिश करो ना प्लीज। सिचुएशन संभालकर शुभम और पायल घर से निकल जाते हैं। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं, जिससे सास बहू की लड़ाइयों के बीच शुभम पिसता रहता है, लेकिन साथ ही वो दोनों एक दूसरे की आदतों को अपना भी लेती हैं। पर पायल का सीटी बजाना सास को आज भी नागवारा ही होता है। आसमान गिर जाएगा, धरती फट जाएगी, पर इसकी सीटी ना जी ना, कभी बंद नहीं होगी। अरे मम्मी जी, जब आप मेरे कुछ बोले बिना सीटी से ही समझ जाती हो कि मैं क्या बोल रही हूँ, फिर इसे बदलने की क्या जरूरत? यही तो हमारी यूनिकनेस है। पायल की बात से ज्यादा सहमत ना होते हुए भी सास हंस पड़ती है। उसी शाम पूरा परिवार घूमने जाने का प्लान बनाकर घर से निकल जाता है, और उनके जाते ही घर में चोर घुस आते हैं, और तभी वो सब भी दोबारा घर के अंदर आते हैं बाहर से। क्या यार पायल, एक शाम भी फोन के बिना नहीं रह सकती थी क्या? घर में ही तो फोन है, कहाँ चला जाता? अब जल्दी अंदर जाकर अपना फोन लाओ, मम्मी और मैं यहीं बाहर वेट करते हैं। ज्यादा बोल रहे हो, देखो अब और धीरे काम करूंगी। ऐसा बोलकर पायल घर के अंदर जाती है और बहुत देर तक बाहर निकल कर नहीं आती। अरे ये तो सच में जानबूझकर लेट करने लगी। चल कर देखते हैं ना। दोनों जैसे ही मेन डोर के नजदीक पहुंचते हैं, उन्हें पायल के सीटी बजाने की आवाज सुनाई देती है। हमें लेट करके खुद मजे से बैठी सीटियां बजा रही है। अरे गधे, ये मजा नहीं सजा है, जल्दी से पुलिस को फोन कर। माँ की बातों से कंफ्यूज्ड शुभम उसे देखता ही रहता है। सास खुद ही पुलिस को फोन कर देती है। कुछ देर बाद वो दोनों पुलिस के साथ घर के अंदर जाते हैं तो पायल एक कुर्सी पर बंधी होती है और सास को देखते ही दोबारा सीटी बजाने लगती है। सीटियों की दुकान फिर से शुरू हो गई तू? और क्या इन सबको कह रही है कि चोरा है चोरा है? तुझे कैद किया है, थोड़ा तो तरस खाकर डर हमसे। और प्यार से क्या बोल रहा है इससे? अरे इसके सर पर बंदूक लगा, ठोक दे इसको। अरे चल झूठे, तेरे पास तो हथियार है ही नहीं। सास की बात सुन वहां मौजूद सारे इंसान हैरान रह जाते हैं और पुलिस तुरंत उन चोरों को अरेस्ट कर लेती है।
आपको कैसे पता कि इनके पास हथियार नहीं है? अरे सीटी नहीं तो बताया। सास बहू में हंगामा, घर आए शकुनी मामा। सुबह सुबह सास अपने भाई को फोन लगाती है। हेलो, अरे किधर है तू? बहन की कोई खबर नहीं लेगा? यहाँ मेरी सारी सत्ता लूट रही है धीरे धीरे करके। अरे क्या हुआ दीदी, सुबह सुबह ये रुदाली क्यों शुरू कर दी? ऐसा क्या पहाड़ा टूटा है? अरे तेरे धर्मराज ससुर ने तिजोरी की चाबी बहू को दे दी है। पैसों का हिसाब भी उसी के पास रहता है। सिर्फ तिजोरी की ही नहीं, बेटे की चाबी भी उसी के पास है। अब उसी की बात सुनता है। अरे जल्दी से आ जाना, वरना तेरी बहन कंगाल हो जाएगी भाई। अरे बहन श्री, रहो टेंशन फ्री, आ रहा हूं मैं तेरी बहू का पासा पलटने। अगले ही दिन मामा घर में आ टपकते हैं। अरे मामा जी, पाए लागू। बहू, पाँव छूके पैरों के नीचे की जमीन खींचना तो कोई तुमसे सीखे। हाँ, क्या मतलब मामा जी? अरे तुमने अपनी सास के पाँव छुए और पूरे घर की सत्ता हड़प ली। साले हैं? साहब, साले साहब कब आए आप? आ तो 40 साल पहले गया था। तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता है और जुबान भी। खैर, तुम्हारी बहन पे गए हो ना इसीलिए। जीजाजी, आप काफी मजाकिया हो गए। वैसे बहू ने घर की सत्ता हड़पी नहीं है, उसको दी गई है। वो गुणी है, समझदार है और उत्साही भी है। एक किताब भी लिख दीजिए ना अपनी बहू की तारीफ में जीजाजी। तभी सास वहां आ जाती है। अरे भाई, मेरे भाई आ गया तू। आजा आजा आजा, तेरे लिए पकवान बनाए हैं मैंने। हाँ हाँ साले साहब, खाइए। आपके घर में तो मिलते नहीं होंगे पकवान। क्या मतलब? मतलब आपके घर में आपकी बहन थोड़ी ना रहती है, उनके हाथ के पकवान थोड़ी ना मिलते होंगे, यही कह रहे थे ना ससुर जी? हाँ बहू, यही कह रहा था मैं। सास अपने भाई को अंदर ले जाती है और कहती है, ये हलवा खा के कुछ जलवा दिखा दे भाई। लूडो? अरे हाँ हाँ, लूडो भी खेल लेना। पहले बहू के हाथ से सत्ता लेने की कोई तरकीब ढूंढो। लूडो खेलेंगे, जो जीतेगा सत्ता उसकी। अरे पर मुझे तो खेलना ही नहीं आता। तू बस चाल चलना, पासे तो मैं फेंकूंगा और मेरे हाथ से फेंका गया पासा मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं आता। अरे लेकिन तेरे जीजाजी रहेंगे तो ये काम कैसे होगा? हर रविवार जीजाजी शाम को अपने दोस्तों के साथ बैठने जाते हैं। वहाँ उनकी महफिल जमेगी और यहाँ बहू के महफिल उजड़ जाएगी। अरे एक नंबर का कमीना है तू। जैसी दुनिया वैसे हम बहना। रविवार की रात सास, बहू, बेटा और सास का भाई एक साथ बैठे हुए होते हैं। अरे थोड़ा मनोरंजन हो जाए तो मजा आ जाए। हाँ हाँ, लूडो खेलते हैं। अरे वाह, बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ हाँ, हम 4 लोग हैं, आराम से खेल सकते हैं। लूडो एक ऐसा खेल है जो खेलने से ज्यादा देखने में मजा आता है। तो भांजे तुम और हम बस देखेंगे। यानी सास और बहू में होगा मुकाबला। आ जाओ, देखते हैं किसमें कितना है दम। खेल होता है शुरू। पहली बाजी बहू जीत जाती है। क्यों सासू माँ, कैसी रही?
अरे एक ही खेल जीती है, इतना घमंड ना कर। खेली तो तुम बहुत अच्छा हो बहू, लेकिन ऐसे फीके फीके खेलने में मजा नहीं आ रहा। कुछ दांव पे ना लगे तो क्या मतलब। ठीक है, आप जो कहेंगे मैं दांव पर लगा दूंगी। वादा करो, खेल छोड़ के भागना मत। अरे हाँ मामा जी, पक्की बात। क्योंकि मेरी बहना कच्ची खिलाड़ी है, तो उसकी तरफ से पास से मैं फेंकूंगा। बुढ़ापे में तो वैसे भी हाथ कांप रहे हैं, पास ही क्या फेंकेंगी सासू माँ। बहू को पता नहीं था कि मामा के फेंके पासे हमेशा सही बैठते हैं। वो बस पहली बाजी जीत के खुद को चैंपियन समझ रही थी। अगर मैं हार गई तो बहू को अपने पुराने गहने दे दूंगी, और अगर बहू हार गई तो तिजोरी की चाबी और घर के पैसों के हिसाब की जिम्मेदारी वापस मेरे हाथ में दे देगी। हाँ हाँ, मंजूर है मुझे। अरे रुको तो, थोड़ा सोच समझ के। अरे सोच लिया और समझ भी लिया। दूसरी बाजी शुरू होती है। मामा के फेंके एक भी पासे उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं जाते। बहू को पसीना आ जाता है, पर सास को टक्कर नहीं दे पाती। आखिरी गोटी के घर में जाने के लिए सास को 1 नंबर चाहिए, जबकि बहू एक बार भी घर में नहीं पहुंची है। अरे क्यों बहू, अब कैसी रही? ये गोटी अंदर जाएगी और तिजोरी की चाबी बाहर आएगी। मैंने बोला था तुमसे कि मामा से पंगा मत लो। मुझे क्या पता था कि ये मामा नहीं, मामा शकुनी है। मामा पासा फेंकता है और सास जीत जाती है, और घर की सत्ता वापस सास के हाथ में आ जाती है। बहू रोने लगती है। इतने में ही वहां ससुर जी आ जाते हैं। अरे रो क्यों रही हो बहू? क्योंकि मामा ने मुझे मामू बना दिया।